Hello dear students, welcome to our channel Major Coaching Academy. I am your physics teacher युवराज। आज बच्चों हम लोग इसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास MCQ क्वेश्चन सबसे पहला है, द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय। देखिए हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं चार, इसमें पूछ रहा है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसे ग्राफ होगा। बच्चों जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं, XC, और ये बराबर होता है हमारा 1/ωc के, ठीक है। और जो हमारा ओमेगा होता है ये बराबर होता है 2πf के। तो हमारे पास जो XC आ जाएगा वो बराबर होगा 1/2πf × c के, यानी कि जो हमारा ग्राफ होगा वो XC के जो प्रोपोर्शनल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f है। यानी जो ग्राफ होगा इसका जो होगा हमारा वो जो है पैराबोला होगा, ठीक है। यानी जो इसका ग्राफ होगा वो ये वाला होगा, ठीक। ये डी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखिए ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए XC कांस्टेंट है, यहाँ पर XC प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर देखिए XC डिक्रीज़ कर रहा है और लीनियरली डिक्रीज़ कर रहा है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर हमारे पास जो है F फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, XC डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XC क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, चूज़ द क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज़ नॉट ओम। ये तो बहुत आसान है। चूज़ करिए क्वांटिटी जिसकी SI यूनिट ओम नहीं है। रेजिस्टेंस के पास होता है, रिएक्टेंस के पास भी है, कैपेसिटेंस के पास नहीं होता है, इम्पीडेंस भी हमारा रेजिस्टेंस है। जो हमारा कैपेसिटेंस होता है C, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड। ये पूछ रहा है कि किस क्वांटिटी के पास SI यूनिट ओम नहीं होती है। तो हमारे पास जो SI यूनिट है वो रेजिस्टेंस के पास भी ओम है, और रिएक्टेंस के पास भी है, और इम्पीडेंस के पास भी है, लेकिन कैपेसिटेंस के पास नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर कैपेसिटेंस के पास जो SI यूनिट होती है वो उसका ओम नहीं, उसका फराड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी किसके पास डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं होता है। ए ऑप्शन हमको दिया हुआ है RC, बी ऑप्शन L/R और R/LC दिया हुआ है, और डी ऑप्शन दिया √LC। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर RC है और L/R है और √LC है, इन तीनों के पास जो है यहाँ पर टाइम का जो डायमेंशन है वो होता है, लेकिन R/L के पास टाइम का डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, R/L होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज़। जो पीक वैल्यू होती है 220 वोल्ट की वो क्या होती है, ठीक है। देखेंगे ये कह रहा है कि 220 वोल्ट, हमको I0 की वैल्यू दे दी है। देखिए क्या कह रहा है कि पीक वैल्यू I0 पूछा है हमको, VRMS दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो VRMS दिया हुआ है। VRMS की वैल्यू क्या होती है, ये होती है I0/√2, ठीक है। तो I0 की वैल्यू पूछा है, पीक वैल्यू I0 हमारी क्या होती है, ये पीक वैल्यू होती है, ठीक है, पीक वैल्यू। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये देखिए इसमें जो VRMS है, ठीक है, अगर मुझे I0 निकालना है तो VRMS × √2 हो जाएगा, यानी I0 = VRMS × √2 हो जाएगा। तो VRMS क्या है इसमें बताओ, VRMS × √2, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 220√2 VRMS × √2 = I0 हमारा पीक वैल्यू होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज L एंड C इन सीरीज इज। देखिए फेज डिफरेंस L और C, देखिए क्या होता है, हम जानते हैं LCR सर्किट में क्या होता है, ऊपर होता है हमारा VL, नीचे होता है VC, ठीक है, और इधर होता है R। तो ये पूछ रहा है फेज डिफरेंस L और C में, यहाँ पर इधर हमारा होता है XL, इधर होता है XC। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 का है, ठीक है। अगर VL यानी कि L और R में पूछता तो 90 होता, और अगर C और R में पूछा तो 90 होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है VL और VC के बीच में, तो कितना फेज डिफरेंस होगा इसका, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट, 180 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल फॉर अ डायरेक्ट करंट इज 10 ओम, ठीक है। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल फॉर डायरेक्ट करंट इज 10 ओम।
हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें डायरेक्ट करंट अगर हम फ्लो कराते हैं तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। लेकिन अगर हम इसमें एसी करंट फ्लो कराते हैं तो कह रहा कि व्हेन द एसी करंट इज सेंट टू द कॉइल द रेजिस्टेंस विल बी। देखिए जब भी एसी करंट हम कभी भी फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। यानी क्या होगा कि यहाँ पर इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे कम होगा, क्योंकि जो हमारी एसी होती है वो अल्टरनेटिंग चलती है। ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। ठीक, और हमारी जो डायरेक्ट करंट होती है वो डायरेक्ट पास कर जाती है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको दिया हुआ है यहाँ पर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है हमसे, कह रहा कि ओवर द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू ज़ीरो, और उसने क्या बोला है, और टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अब हमको ये दिया हुआ है कि इसमें आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू हमको पता है कि इसमें जो ई एवरेज होता है, ठीक है, ई एवरेज वो हमारा बराबर होता है 2V0 अपॉन पाई के। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, इसको हम लोग डेरिवेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर 2E0 बाई पाई बोल सकते हैं, इसके 2V0 बाई पाई बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एवरेज निकालने के लिए बोला जाए हमसे तो आई एवरेज हम लोग डेरिवेशन से निकाल देते हैं 2I0 बाई पाई। तो इसी तरह से हमारे पास ई एवरेज का भी क्या आ जाएगा, 2V0 बाई पाई। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट होगा सी ऑप्शन करेक्ट, 2E0 बाई पाई। तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इक्वल टू 0.5 साइन 314 टी। ठीक है, यानी 314 टी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी एच, देखिए हमको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 0.5 साइन 314 टी। ठीक है, हमको ओमेगा दिया हुआ है और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है, और हमको ओमेगा दे दिया है 314। 314 अपॉन 2 पाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, 314 अपॉन 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 100। तो 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए ऑप्शन में 50 है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें 50 आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय। देखो रेजोनेंस क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर ओमेगा नहीं, हमारे पास जो XC होता है वो XL के बराबर हो जाता है। जब XC इज इक्वल टू XL बराबर हो जाता है तब यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू आता है 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन हमसे पूछा क्या, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। देखिए ऑप्शन है कहीं पर Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय cos फाई। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है पावर फैक्टर कभी भी इम्प्योर सर्किट का निकालते हैं तो cos फाई आता है, और cos फाई जो होता है वो R/Z के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, R/Z के। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, R/Z होगा। ठीक है, R/Z, ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। अब cos फाई जो होता है ना हमारे पास, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी इम्प्योर सर्किट होता है तो उसमें इम्पेडेंस बनता है, इम्पेडेंस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, उस इम्पेडेंस ट्रायंगल में हम लोग cos फाई निकालते हैं, 5 डिग्री होता है यहाँ पर, वो R/Z ही आता है हमारा। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF इन जनरेटर इज गिवन बाई E0। देखो पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग जनरेटर की, ठीक है, पीक वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जरा देखते हैं पीक वैल्यू क्या होती है। जनरेटर में जब भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है,
जनरेटर हमारे पास जब भी होता है उसमें पीक वैल्यू क्या होती है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं ई नॉट। ठीक है, देखेंगे ज़रा ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है पीक वैल्यू। हमारे पास ए ऑप्शन एन बी ए है, बी ऑप्शन एन बी ए ओमेगा, ये तो सबको पता है जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो हमारे पास जो ई नॉट है वो आता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आता है। यानी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एन बी ए ओमेगा होता है, ये एन बी ए ओमेगा ये हमारा ई नॉट के बराबर होता है। तो जो ई नॉट होता है हमारे पास, वो ई नॉट देखेंगे ध्यान से, ये जो ई नॉट होता है, ई नॉट देखिए ई नॉट सॉरी ई नॉट ये बराबर होता है एन बी ए ओमेगा के। किसके बराबर होता है, एन बी ए ओमेगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, या फिर एन ए बी ओमेगा, जो भी बोलना है बोल लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाँ, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एन एसी जनरेटर इज गिवन बाय। देखिए क्या होता है फॉर्म फैक्टर जो है एसी जनरेटर जो दिया जाता है वो हमारा होता है, हमको पता है ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। कैसे, इसमें आई एवरेज करंट अपॉन आई न्यू। ठीक है, आई अपॉन वोल्टेज, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म फैक्टर होता है एसी जनरेटर का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा हमको। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज नॉट अप्लीकेबल। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है किस में अप्लीकेबल नहीं होता है, एसी जनरेटर में भी होता है, डीसी जनरेटर में भी होता है, इंडक्शन मोटर में भी होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर फ्लेमिंग का कोई नाम नहीं है, फ्लेमिंग का कोई काम नहीं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में यहाँ पर यूज नहीं होता है। क्या नहीं यूज होता है, हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो उसमें फ्लेमिंग जो राइट हैंड है वो यूज़ नहीं होता, ना फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज होता है ना ही लेफ्ट हैंड यूज होता है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं आइए। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट इज गिवन इज यूज्ड इन, किसमें स्लिप रिंग यूज होती हैं। ठीक है, स्लिप रिंग एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में यूज होती हैं, चोक कॉइल में, ट्रांसफार्मर में। देखिए जो स्लिप रिंग्स हैं ना ही वो ट्रांसफार्मर में यूज होती हैं ना ही चोक कॉइल में यूज होती हैं। ठीक है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन ब्रशेस उसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन डीसी जनरेटर में हमारा क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में हमारा क्या यूज होता है, स्लिप रिंग्स यूज होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय नीटा। देखिए इफिशियंसी जो होती है नीटा, जो इफिशियंसी होती है एन, ये होता है हमारा क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, इनपुट जो होता है, देखिए इसमें आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हमारा आउटपुट होगा वो बैक ईएमएफ होगा और इनपुट जो होगा वो हमारा अप्लाइड ईएमएफ होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यानी आउटपुट जो होगा वो हमारा मोटर देगा वो बैक ईएमएफ के रूप में आएगा बाहर, और जो इनपुट होगा वो अप्लाइड ईएमएफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमसे कह रहा है, अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो किस लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूशन ऑफ डायरेक्ट करंट, नहीं प्रोड्यूसिंग नहीं, प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नहीं करंट यूज वो नहीं करता प्रोड्यूस। चेंजिंग डीसी इंटू एसी, नहीं चेंजिंग ऑफ डीसी इंटू एसी तो रेक्टिफायर करता है। तो इसमें जो चेंजिंग एसी वोल्टेज है ये ऑप्शन इस करेक्ट होगा। यानी क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा स्टेप डाउन और स्टेप अप दो तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। यानी कि ये पोटेंशियल को जब अगर स्टेप डाउन होता है तो उसको स्टेप अप कर देता है, अगर स्टेप अप है तो उसको स्टेप डाउन कर देता है। यानी कि लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट, या फिर हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। तो हमारे पास ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। देखिए हमारे पास रिलेशन कह रहा है ई एस अपॉन ई पी और इज इक्वल टू दिया हुआ है एन एस अपॉन एन पी। ये जो हमारे पास ई एस है
ये होता है पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, ईपी होता है पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल, एनएस है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये किस में एप्लीकेबल होता है? तो ट्रांसफार्मर में एप्लीकेबल होता है, सबको जानते हैं इसको। यानी इसका आंसर क्या होगा बताइए? एसी जनरेटर में नहीं, इंडक्शन मोटर में नहीं, इंडक्शन कॉइल में नहीं, डीसी जनरेटर में नहीं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद टर्न्स NS अपॉन NP। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर टर्न्स दिए हुए हैं NS अपॉन NP। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, यानी हमको दिया हुआ है NS अपॉन NP, ये दिया हुआ है 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो है कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। ठीक है, तो यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड हो तो प्राइमरी NP दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हमसे निकालने के लिए कह रहा है? वोल्टेज इन सेकेंडरी। ठीक है, और ये हमारा बराबर क्या किसके होता है? ES अपॉन EP के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ES अपॉन EP के बराबर होता है। हमको EP दिया हुआ है, तो ES इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 इंटू EP। EP कितना दिया है हमको बताओ? EP हमको दिया हुआ है 12, तो यानी ES हमारा कितना आ जाएगा? ES हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 120 है। हाँ, लेकिन एक बार सुनिए ध्यान से, 120 आंसर नहीं होगा इसका। देखो क्या होगा कि बैटरी कनेक्ट की गई है, हमारे पास जो बैटरी है ये कनेक्ट की गई है। ठीक है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो DC करंट के लिए बना ही नहीं है, वो AC करंट को ही ट्रांसफॉर्म करता है। तो यानी कि इसका आंसर जो 120 आ रहा है वो गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आंसर D इज़ करेक्ट इसका। ठीक है, हम लोग निकालेंगे 120 वोल्ट, लेकिन 120 वोल्ट ये नहीं होगा। बात समझिए ध्यान से, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो DC है, DC पे हमारा जो वो होता है ट्रांसफार्मर, वो वर्क नहीं करता। अब जरा देखेंगे ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है सब में से। देखिए क्या है? अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन DC, ये तो सही है। अभी मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर जो है DC पे काम नहीं करता। अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ये भी नहीं करता। हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC है वो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अ ट्रांसफार्मर कैन प्रोड्यूस AC पावर, नहीं, ट्रांसफार्मर AC पावर प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। हमारे पास जो आउटपुट होता है, जो सुनिए ध्यान से, हमारे पास जो ES IS ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है EP और IP के, यानी कि जितना यहाँ पर हमारे पास पावर है वो कंजर्व रहता है। पावर कोई बनाता नहीं, जनरेट नहीं कर पाता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता, पावर कंजर्व है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन अ ट्रांसफार्मर व्हेन AC वोल्टेज इज रेज्ड n टाइम्स द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस टू 1/n टाइम्स। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, जब AC वोल्टेज इसमें से n टाइम्स जो है पास किया जाता है। ठीक, द अल्टरनेटिंग करंट रिड्यूसेस टू 1/n टाइम्स। ठीक है, सही कह रहा है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो ES होता है वो बराबर किसके होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है NS के। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है, यही तो होता है ना हमारे पास अल्टरनेटिव करंट, ये सही है हमारा। ठीक, तो इसमें गलत क्या है? इसमें पूछ रहा है हमसे कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग क्या है इसमें? ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि ये कह रहा है C ऑप्शन, देखो कह रहा है ट्रांसफार्मर कैन प्रोड्यूस AC पावर। ट्रांसफार्मर AC पावर प्रोड्यूस करता ही नहीं, हमने अभी बताया पावर कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? C ऑप्शन इज करेक्ट। C ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।